अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अलमास अफसल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो आज से हम CS 621 की फाइनल टर्म की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका सिलेबस वीक नंबर 7 से लेकर 15 तक है। और इसकी तैयारी हम स्लाइड से ही करेंगे ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो भी साथ साथ कवर हो जाएँ, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो स्लाइड से बनता है। इसलिए आप भी स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वाली स्लाइड्स चाहिए तो ये मैंने स्लाइड्स जो हैं वो PDF में मर्ज की हुई हैं। मतलब जो अननेसेसरी चीज़ें थी, जो इरेलीवेंट थी, आपके एग्ज़ाम्स में बिल्कुल भी नहीं आती, वो स्लाइड्स मैंने डिलीट करके इसका PDF बना दिया। अगर आपको भी ये PDF चाहिए तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि टाइम आपको पता है कि शॉर्ट है, सिर्फ हम वही चीज़ें प्रिपेयर करेंगे जो एग्ज़ाम्स के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में आ सकती हैं या प्रीवियस पेपर्स में आ चुकी हैं। तो इसलिए जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी मैं स्लाइड्स यहाँ से डिलीट कर चुकी हूँ, और बाकी जो इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं उनके लिए मैंने PDF रेडी किया। इसके साथ साथ मैंने हाईलाइट भी कर दिया है कि कौन सा टॉपिक आपने MCQs के लिए प्रिपेयर करना है, कौन सा शॉर्ट एंड लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास है इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स। इंटरकनेक्शन नेटवर्क जो है एक मैकेनिज़्म होता है जो कि प्रोसेसिंग नोड्स के दरमियान, इसके अलावा प्रोसेसर और मेमोरी मॉड्यूल के दरमियान डेटा ट्रांसफ़र को पॉसिबल बनाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन भी है जो कि इम्पॉर्टेंट है और आपने MCQs के लिए भी इसे प्रिपेयर करना है। इसके बाद यहाँ MCQs के लिए इसके मज़ीद कुछ पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं कि जो इंटरकनेक्ट्स होते हैं ना वो किस तरह से बनते हैं। तो जब स्विचेस और लिंक्स आपस में मिलते हैं तो फिर इंटरकनेक्ट्स नेटवर्क बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि जो इंटरकनेक्ट नेटवर्क्स होते हैं वो एफिशिएंट, करेक्ट एंड रोबस्ट मैसेज पासिंग प्रोवाइड करते हैं, और किस चीज़ के दरमियान प्रोवाइड करते हैं, दो सेपरेट नोड्स के दरमियान। ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हैं ये MCQs के लिए आपने प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा शॉर्ट के हवाले से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि डिफरेंस बिटवीन लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब कि लैन एंड वैन के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपने बताना होता है। तो अगर आपने छोटी सी जगह पे कोई कनेक्शन करना है, मतलब सिंगल बिल्डिंग में करना है, किसी कॉलेज में करना है, तो आपके लिए लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो बेस्ट है, फास्ट और रिलायबल होता है। बट इसके ऑपोजिट अगर आपके पास कोई लार्ज एरिया है, लार्ज जियोग्राफिक एरिया है, तो उसके लिए आपको वाइड एरिया नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। मज़ीद आपने ये देखना है कि इनके लिए मीडिया कौन सा यूज़ होता है, यानी कि आप लोकल एरिया नेटवर्क के लिए कौन सा मीडिया यूज़ करते हैं, उसकी बैंडविड्थ कितनी होती है। इसके अलावा वाइड एरिया नेटवर्क का जो मीडिया है वो कौन सा है, उसकी बैंडविड्थ कितनी है। ये MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स जो होते हैं उन्हें दो कैटेगरीज़ में क्लासीफाई किया जाता है। दोनों कैटेगरीज़ के नाम आपको आने चाहिए। फर्स्ट वन इज़ स्टैटिक नेटवर्क एंड सेकंड वन इज़ डायनामिक नेटवर्क। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अक्सर पेपर में रिपीट हो जाता है कि जो इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स होते हैं उन्हें कितनी कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है और उनके क्या नाम है। तो इसकी दो कैटेगरी होती हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास स्टैटिक नेटवर्क है और सेकेंड आपके पास डायनामिक नेटवर्क है। मज़ीद इन्हें डिटेल में बताया गया है कि स्टैटिक नेटवर्क क्या होता है। तो स्टैटिक नेटवर्क जिसे आप डायरेक्ट नेटवर्क भी बोल सकते हैं, ये MCQs के लिए आपने याद रखना है कि आप स्टैटिक नेटवर्क को डायरेक्ट नेटवर्क भी बोल सकते हैं, और ये फिक्स्ड होते हैं। मतलब जब आपने पहले फ़िक्स कर लिया नेटवर्क, उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा इसमें पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन इंक्लूड होती है। बट इसके ऑपोजिट अगर हम डायनामिक नेटवर्क की बात करें तो डायनामिक नेटवर्क सिर्फ तब इस्टेब्लिश किए जाते हैं जब हमें इसकी ज़रूरत होती है। मतलब पहले से हम इस्टेब्लिश नहीं करते, सिर्फ तब करते हैं जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा इसमें जो कम्युनिकेशन होती है वो डायनामिकली होती है। मतलब कि अगर कम्युनिकेशन करनी है, कम्युनिकेशन का लिंक आपस में कनेक्ट करना है, तो डायनामिकली होता है और स्विचेस के ज़रिए होता है। इसके अलावा हम इसे इनडायरेक्ट नेटवर्क भी बोल सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किए हैं, और ये सेम एज आपने MCQs के लिए प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है कंट्रोल स्ट्रेटजी। कंट्रोल स्ट्रेटजी का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और MCQs में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो कंट्रोल का मतलब होता है कि सिस्टम के डिसीजंस कहाँ पे करने हैं, कैसे करने हैं, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना कंट्रोल स्ट्रेटजी कहलाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि कंट्रोल स्ट्रेटजी को कितनी कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। तो इसकी भी दो ही कैटेगरीज होती हैं, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके दरमियान आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज के दरमियान डिफरेंस बता दें। तो ये टेबल की फॉर्म में आपने लिखना होता है। यहाँ पे सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड के बारे में बताया गया है कि इसमें सिर्फ एक सेंट्रल कंट्रोल यूनिट होता है। इसके अलावा इसमें
नॉन ऑटोनोमस कंपोनेंट्स होते हैं, होमोजेनियस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इसमें। इसके अलावा इसमें मल्टीपल यूज़र होते हैं जो सेम रिसोर्सेज को एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें पॉइंट ऑफ कंट्रोल एंड पॉइंट ऑफ फेलियर जो है वो सिंगल होता है क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड है। इसके बाद जो डिसेंट्रलाइज्ड है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है क्योंकि इसमें आपके पास कुछ कपल्ड प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब एक प्रोग्राम नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं। इसके अलावा ऑटोनोमस कंपोनेंट्स होते हैं और इसे हेटेरोजेनियस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बनाया जाता है। और इसके अलावा इसमें जो प्रोसेसेस वगैरह होते हैं यानी कि कनकरेंट प्रोसेसेस हैं वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं और इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता बल्कि इसमें मल्टीपल पॉइंट ऑफ फेलियर्स होते हैं। तो ये यहाँ पे इनके दरमियान डिफरेंस है जो आपने क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है स्विचिंग टेक्निक्स। तो स्विचिंग टेक्निक्स की डेफिनेशन को आपने एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है कि स्विचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आने वाले पैकेट्स को, मतलब कि जो इनकमिंग पैकेट्स होते हैं उन्हें उनकी डेस्टिनेशन तक फॉरवर्ड कर देता है। ये स्विचिंग टेक्निक कहलाती है। उसके बाद फर्दर यहाँ इसके कुछ फीचर्स वगैरह बताए गए हैं जो पॉइंट्स आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रख रहे हैं कि इसमें फिक्स्ड नंबर होते हैं, मतलब कि इनपुट एंड आउटपुट के जो नंबर्स होते हैं वो पहले से फिक्स्ड होंगे। इसके अलावा ये है कि जो स्विचेस होते हैं वो इंटरनल बफरिंग के लिए और मल्टीकास्ट के लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसकी जो कॉस्ट होती है ना वो डिग्री का स्क्वायर होती है, मतलब कि पैकेजिंग कॉस्ट पिन्स के साथ साथ बढ़ती है। जैसे जैसे इसमें पिन्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो सिर्फ आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखने हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि एंड डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं। अक्सर ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि एंड डिवाइसेस के नाम बताएं, तो ये ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं। तो आपने बताना है कि जो एंड डिवाइसेस हैं उसमें कंप्यूटर होता है, टर्मिनल होता है, इसके अलावा फ़ोन भी हो सकता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें दो तरह की स्विचिंग टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं। फर्स्ट वन इज़ सर्किट स्विचिंग या सेकंड वन इज़ पैकेट स्विचिंग। ये शॉर्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंट स्विचिंग टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी हैं, उनके नाम बताएं। तो सर्किट स्विचिंग है और पैकेट स्विचिंग है। फर्दर इन्हें डिटेल में बताया गया है कि सर्किट स्विचिंग क्या होती है एंड पैकेट स्विचिंग क्या होती है। तो सर्किट स्विचिंग में ये चीज़ें आपने एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करनी है क्योंकि इनके जो पॉइंट्स हैं वो गिवन होते हैं, बाद में पूछते हैं कि बताइए कौन सी स्विचिंग है। तो इसलिए आपने इस तरह से प्रिपेयर करना है। अब जो सर्किट स्विचिंग होती है कम्युनिकेशन से पहले कंप्लीट पाथ को इस्टेब्लिश कर देती है, मतलब जब कंप्लीट पाथ आपने इस्टेब्लिश करना है उसके बाद ही कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। और इसमें जो कम्युनिकेशन है वो दो स्टेशंस के दरमियान होती है, मतलब कम्युनिकेशन का जो पाथ है वो दो स्टेशंस के दरमियान में बनेगा। इसके अलावा आपने यहाँ पे याद रखना है कि इसमें 3 फेजेस यूज़ होते हैं, पहले इस्टेब्लिश करना, फिर ट्रांसफ़र करना और बाद में डिसकनेक्ट कर देना, यानी कि इसमें 3 फेजेस में वर्क होगा सर्किट स्विचिंग में। ये आपने याद रखना है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि मैसेजेस को स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब कि जो बड़े बड़े मैसेजेस होते हैं उन्हें स्मॉलर एंटिटीज़ की फॉर्म में तोड़ा जाता है जिन्हें हम पैकेट्स भी बोल सकते हैं। अगर आप बड़े मैसेज को छोटे पीसेज में, छोटी एंटिटीज़ में डिवाइड करेंगे तो वो पैकेट्स कहलाते हैं। इसके अलावा इसके डेटा और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ बताया गया है जो सिर्फ आपने पॉइंट्स एमसीक्यूज़ के लिए देखने हैं। तो एमसीक्यूज़ के लिए जो चीज़ें हैं वो आपने खुद भी रीड कर लेनी है ताकि आपको कोई भी अदर फाइल्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और स्लाइड में से ही आपकी तमाम चीज़ें कवर हो जाएँ। इसके अलावा आपने ये देखना है कि जो पैकेट्स होते हैं वो स्टोर एंड फॉरवर्ड के लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब कि जो पैकेट्स हैं उसमें स्टोर भी होता है काम और फॉरवर्ड भी आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है नेटवर्क टोपोलॉजीज़। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि आपके पास कितनी टोपोलॉजीज़ हैं, कौन कौन सी हैं, उनके नाम बताएं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए भी एंड सब्जेक्टिव पार्ट के लिए भी। सबसे पहले अब आपके पास है नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। नोड्स एंड कनेक्शंस का जो फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट होता है वो नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है, मतलब किसी भी नेटवर्क में नोड्स एंड कनेक्शंस के फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट, दोनों तरह के अरेंजमेंट को आप नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। और ये डिस्क्राइब करता है कि प्रोसेसर एंड मेमोरी किस तरह आपस में कनेक्टेड हैं। ये इसकी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने याद कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स वगैरह बताए गए हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि नोड्स का जो कनेक्शन होता है उनका इम्पैक्ट किस चीज़ पे पड़ता है। ये तीनों नाम आपने बताने होते हैं। अक्सर ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, कभी ये शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि कनेक्शन ऑफ नोड्स का इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है। तो इसमें आपके पास मैक्सिमम एंड एवरेज कम्युनिकेशन टाइम होता है, इसके अलावा फॉल्ट टॉलरेंस होता है और एक्सपेंस होता है, यानी कि इन पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो ये है कि जो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज़ हैं वो कितनी हैं। तो आपके पास टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज़ आपके पास 2 होती हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक, ठीक है। स्टैटिक के बारे में हम पहले देख के आए हैं, यानी कि वो नेटवर्क के बारे में हमने देखा था, लेकिन यहाँ पे टोपोलॉजी के बारे में हमने बात करनी है। बट टोपोलॉजी की 2 टाइप होती हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। उसके बाद आपको ये पूछा गया है कि जो स्टैटिक कनेक्शन नेटवर्क्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, मतलब कि मज़ीद इन्हें कितनी टोपोलॉजीज़ में
सब डिवाइड किया गया है। डायनामिक की कितनी टाइप्स हैं, स्टैटिक की कितनी टाइप है। ये सेम एज आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैटिक में कौन कौन से नेटवर्क्स होते हैं, इसके अलावा डायनामिक में कौन कौन से होते हैं। तो ये सेम एज ही अपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसे प्रिपेयर करना है। एंड फर्दर आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि नेटवर्क की प्रॉपर्टीज़ कितनी है और कौन कौन सी हैं। अगर तो ये शॉर्ट में आएगा तो सिर्फ आपने इसका नाम लिखना है कि इसमें डायमीटर है, डिग्री ऑफ अ नोड है, लेटेंसी है, बैंडविड्थ है एंड बाइसेक्शन है। मतलब ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये आपके पास नेटवर्क की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बट अगर ये लॉन्ग में आ जाता है तो आपने इसकी डिटेल भी लिखनी होगी। तो इसकी डिटेल में आपको थोड़ा थोड़ा बताया गया है कि जो डायामीटर है वो क्या है, इसके अलावा डिग्री ऑफ नोड के बारे में बता दिया गया है। अब डायामीटर जो है ना वो एक लेंथ होती है, मतलब कि मैक्सिमम शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ को आप डायामीटर बोलते हैं। इसके अलावा डिग्री ऑफ नोड है, मतलब कि नोड का जो कनेक्शन होता है उसे आप डिग्री ऑफ अ नोड बोल सकते हैं। लेटेंसी का मतलब होता है कि मैसेज को सेंड करने में कितना टाइम लग रहा है, कितना डिले आ रहा है, वो लेटेंसी कहलाता है। बैंडविड्थ का मतलब होता है कि आप एक टाइम में कितने बिट्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। बाइसेक्शन का मतलब ये होता है कि जब नेटवर्क को दो पार्ट्स में आप तोड़ने के लिए कट लिंक्स लगाएंगे तो वो जो कट लगाएंगे वो बाइसेक्शन कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है स्टार। ठीक है, यहाँ से आपके पास जो स्टैटिक टोपोलॉजीज़ हैं वो डिटेल में स्टार्ट हो रही हैं। सबसे पहले स्टार है। तो स्टार में क्या होता है कि जितने भी नोड्स होते हैं, यानी कि जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो एक सेंट्रल स्विच से जुड़ी होती हैं। मतलब एक स्टार की फॉर्म में होता है और सेंटर में आपके पास एक डिवाइस होती है जिसमें तमाम जो बाकी डिवाइसेस हैं, बाकी नोड्स हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। और अगर आपने कोई और भी नोड इसमें ऐड करना है तो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें आप मास्टर स्लेव मॉडल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है ये आपके पास एक स्टार है। ठीक है, स्टार बना हुआ है और ये आपके पास सेंट्रल स्विच है जिसमें बाकी जितने भी नोड्स हैं वो सेंट्रल स्विच के साथ जुड़े हुए हैं। इसका डिस्टेंस आपने देख लेना, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये इनएक्सपेंसिव है और कभी कभार आप लैन में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मैश टोपोलॉजी। ये मैश टोपोलॉजी में क्या होगा कि हर नोड किसी दूसरे नोड के साथ डायरेक्ट लिंक में होता है, मतलब कि अपने नाइबर नोड के साथ जुड़ा होता है, उसके साथ वाला जो नोड होता है उसके साथ वो लिंक बनाता है और ये रेलिएबल नेटवर्क क्रिएट करता है। लेकिन इसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ केबल की ज़रूरत पड़ती है। ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि वो कौन सी टोपोलॉजी है जिसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ केबल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मैश टोपोलॉजी होती है। उसके बाद यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया है कि एमसीक्यूज़ के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी हैं कि हर नोड जो है वो अपने नाइबर नोड के साथ कनेक्ट होता है, जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो अपने साथ वाले नोड के साथ कनेक्ट होता है। इसके अलावा ये किस तरह से अट्रैक्ट किया गया है, ये वायरिंग स्टैंड पॉइंट से अट्रैक्ट किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास इसकी कुछ टाइप्स वगैरह बताई गई हैं और इनके शेप्स भी आपने सेम एज इट इज़ देखनी है, क्योंकि एमसीक्यूज़ में अक्सर शेप गिवन होती है, बाद में पूछते हैं कि बताएं इसका क्या नाम है। तो मैश को 3 डिमेंशनल्स में डिवाइड किया जाता है। पहले जो है वो 2D डिमेंशन है बट विद नो रैप राउंड, मतलब कि इसमें कोई रैप राउंड नहीं है। और ये भी 2D डिमेंशन है बट ये रैप राउंड के साथ है। ठीक है, यानी कि रैप राउंड लिंक्स इसमें लगे हुए हैं। और ये आपके पास 3D मैश है विद नो रैप राउंड। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए इन चीज़ों को देखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है हाइपर क्यूब। हाइपर क्यूब भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। सबसे पहले तो ये एमसीक्यू आता है कि हाइपर क्यूब का दूसरा नाम क्या है। तो हाइपर क्यूब को आप बाइनरी यानी क्यूब मल्टी प्रोसेसर भी बोल सकते हैं और ये लूजली कपल्ड सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं कि जो डी है वो लॉग पी के इक्वल हो जाएगा और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो लॉग पी होगा। इसके अलावा यह है कि इसमें बाइनरी एड्रेसिंग होती है। ये चीज़ें हैं जो एमसीक्यूज़ के लिए आपने प्रिपेयर करनी है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार इसका एमसीक्यू रिपीट हो चुका है ऑलरेडी। तो ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर नोड के दरमियान सिर्फ एक ही पाथ होता है। ऐसी टोपोलॉजी जिसके दरमियान सिर्फ एक ही पाथ होगा, मतलब कि कोई भी पेयर ऑफ नोड है उनके दरमियान अगर एक ही रास्ता है तो वो ट्री टोपोलॉजी कहलाती है। उसके बाद यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स वगैरह, कुछ फीचर्स वगैरह दिए गए हैं कि इनका डिस्टेंस कितना होता है। इसका डिस्टेंस 2 log p होता है। इसके अलावा ये बताया गया है कि जैसे जैसे लिंक्स ऊपर जाते हैं और वो फैट ट्री बन जाते हैं। मतलब इसमें एक वेरिएंट यूज़ होता है जो फैट ट्री कहलाता है। मतलब जैसे जैसे लिंक्स ऊपर को जाएंगे वो मोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ तो वो थोड़ा सा आगे है, मैं आपको वहाँ पे बताऊँगी। यहाँ पे आपने एमसीक्यूज़ के लिए कुछ चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ आपके पास एक ट्री गिवन है और इसमें 2 शेप यूज़ हुई हैं। अब आपके पास जो सर्कल है वो प्रोसेसिंग नोड कहलाता है, लेकिन जो आपके पास बॉक्स की फॉर्म है वो स्विचिंग नोड कहलाते हैं। ये यहाँ पे आपको शेप्स गिवन होती हैं और इनके नाम आपने बताने होते हैं, तो ये आपने इस तरह से कवर कर लेना है। अब हम ये बात कर रहे थे फैट ट्री के बारे में कि जैसे जैसे लिंक्स ऊपर को जाते हैं वो मोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक कम हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे जो है ये
नोड छोटे हैं और ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी खिचड़ी बनी हुई है। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर को जा रहे हैं, मोटे हो रहे हैं और ट्रैफिक जो है वो कम हो रहा है। तो एक फैट ट्री जो है इसमें 16 प्रोसेसिंग नोड्स होते हैं। ये MCQs के लिए अपनी लाइन याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास डायनामिक की टोपोलॉजी स्टार्ट हो रही है, जिसमें सबसे पहले आपके पास है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी का दूसरा नाम लाइन टोपोलॉजी है। और बस टोपोलॉजी या लाइन टोपोलॉजी को आप डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और वो कनेक्ट किस तरह से होती हैं, वन सेंट्रल नेटवर्क केबल के ज़रिए। और इसमें आप जो डेटा ट्रांसमिट करते हैं उसे आप बस बोल सकते हैं, बैकबोन बोल सकते हैं, इसके अलावा ट्रंक भी बोल सकते हैं। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इसकी डेफिनेशन देखनी है और MCQs के लिए भी। फर्दर यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स वगैरह बताए गए हैं कि जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं वो कॉमन बसेस यूज़ करते हैं, यानी कि डेटा को एक्सचेंज करने के लिए वो कॉमन बस का यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसकी जो कॉस्ट होती है वो बस इंटरफेस के साथ एसोसिएट होती है। फर्दर इसकी डिस्टेंस वगैरह के बारे में बताया गया। उसके बाद ये आपको इसका स्ट्रक्चर बताया गया है कि अगर बस ऐसी हो जिसमें कोई भी लोकल कैश नहीं होगा तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होगा। तो इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब क्योंकि एड्रेस है, डेटा है, प्रोसेसर 0 है, प्रोसेसर 1 है, इसमें कोई भी कैशे हमें नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए ये नो लोकल कैशे है। लेकिन यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर भी गिवन है जिसमें कैशे मतलब कि लोकल मेमोरी जो है एग्जिस्ट करती है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपने एक बार देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि जो बस है यानी कि बस टोपोलॉजी है उसे मज़ीद कितनी कैटेगरीज़ में क्लासीफाई किया जाता है। तो बस की फर्दर भी 2 टाइप्स होती हैं, यानी कि 2 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन सिंगल बस है और दूसरी जो है वो मल्टी बस है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सिंगल बस क्या है, तो सिंगल बस में क्या होता है कि ये सिंपल होती है, इसमें आप लोकल कैशे यूज़ करते हैं। लोकल कैशे यूज़ करने का मकसद ये होता है कि जो प्रोसेसर मेमोरी का ट्रैफिक है उसे कम किया जा सके, और इसमें 2 से लेके 50 प्रोसेसर हो सकते हैं। इसके अलावा ये बताया गया है कि एक प्रोसेसर बस को एक्सेस कर सकता है, मतलब कि एक बस को एक ही प्रोसेसर एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा मल्टी बस है, मल्टी बस में सेपरेट पैरेलल बसेस होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इसके पॉसिबल कनेक्शंस वगैरह बताए गए हैं, मतलब कि कनेक्शन स्कीम्स के बारे में बताया गया है। और ये एब्रीवेशंस आपने सेम एज इट इज़ प्रिपेयर करनी है MCQs के लिए, क्योंकि आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म गिवन होती है और आपने फुल फॉर्म बतानी होती है, तो आपने सेम एज इट इज़ प्रिपेयर कर लेना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है। नेक्स्ट आपके पास है स्विच बेस्ड डायनामिक टोपोलॉजी। इसमें आपके पास सबसे पहले है सिंगल स्टेज स्विच। सिंगल स्टेज स्विच में क्या होता है कि इनपुट एंड आउटपुट के दरमियान एक स्टेज होता है जिसे आप सिंगल स्टेज बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टेजेस वगैरह बताए गए हैं और ये शेप के साथ आपने इनका नाम भी याद रखना है कि सेटरेट किस तरह की होती है, एक्सचेंज करना हो तो वो किस तरह करेंगे, अपर ब्रॉडकास्ट का जो शेप है वो किस तरह का होगा, इसके अलावा जो लोअर ब्रॉडकास्ट है वो किस तरह होगा। तो ये आपने देखनी, इनकी शेप्स इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसके बारे में कुछ पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं कि जो क्रॉस बार्स होते हैं उसमें परफॉर्मेंस एक्सीलेंट होती है, बट इसमें जो कोस्ट की स्केलेबिलिटी है वो पुअर होती है। लेकिन इसके अपोजिट जो बसेस होती हैं उसमें कोस्ट की स्केलेबिलिटी तो एक्सीलेंट होती है, लेकिन परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी जो है वो पुअर होती है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपने याद रखना है। स्टूडेंट्स थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्रॉस बार को बस समझ के ये वाले ऑप्शंस मार्क कर देते हैं। तो इस तरह आपने कंफ्यूज नहीं होना। क्रॉस बार के लिए आपने देख लेना है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, एक्सीलेंट है, लेकिन इसकी जो कोस्ट स्केलेबिलिटी है वो पुअर है। लेकिन बसेस के लिए इसकी कोस्ट की स्केलेबिलिटी तो सही है, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो पुअर है। इसके बाद ये है कि जो मल्टीकास्ट स्विच नेटवर्क होते हैं इसमें 2x2 स्विचिंग एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे जो SE है, SE स्टैंड फॉर स्विचिंग एलिमेंट्स, और जो स्टेजेस होते हैं वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड होते हैं। तो वो आपस में कनेक्ट होने के लिए इंटर स्टेज कनेक्शन यानी कि ISC पैटर्न का यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे आपने MCQs के लिए चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो काफ़ी ज़्यादा MCQs आपके स्लाइड्स में से बन रहे हैं, इसलिए आपने इन स्लाइड्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। तो अगर हम मल्टी स्टेज स्विच के बारे में बात करें तो सबसे कॉमनली यूज़ होने वाला जो मल्टी स्टेज इंटरकनेक्ट है वो ओमेगा नेटवर्क है। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि कॉमनली यूज़ होने वाला मल्टी स्टेज इंटरकनेक्ट कौन सा है, तो वो ओमेगा नेटवर्क है। इसमें log P स्टेजेस होते हैं, जहाँ पे आपके पास जो P है वो इनपुट एंड आउटपुट के नंबर को बोला गया है। ये भी MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है क्रॉस बार के एक सिंपल वे क्या होता है कि जिसमें P प्रोसेसर होते हैं और B मेमोरी होती है, इसे आप क्रॉस बार नेटवर्क के ज़रिए आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास जो क्रॉस बार नेटवर्क होता है ना वो P × M ग्रेड को यूज़ करता है। इसके अलावा इसकी डिस्टेंस वगैरह के बारे में बताया गया है, इसकी कॉस्ट के बारे में बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए, और जो चीज़ें MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपने सेम एज इट इज़ ही प्रिपेयर करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्रॉस बार के बारे में मज़ीद बताया गया है कि ये आपके पास कुछ कनेक्शंस वगैरह प्रोवाइड करता है, मतलब कि जितने भी इनपुट्स एंड आउटपुट्स होती हैं उनके दरमियान कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये भी MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो हॉरिजॉन्टली करेगा या वर्टिकली करेगा, तो वो दोनों तरह से उसे एक्सटेंड कर सकता है, और ये नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क है। इसके अलावा
इसकी एग्जांपल्स वगैरह बताई गई हैं, तो इसकी एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस मैट्रिसेस के बारे में बताया गया। ये शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि परफॉर्मेंस मैट्रिसेस कितनी है और कौन कौन सी हैं। तो आपने सिर्फ इनके नाम लिखने होते हैं। फर्स्ट वन इज़ डायामीटर, सेकंड आपके पास बाइसेक्शन विड्थ है, उसके अलावा कोस्ट है। बाकी यहाँ पे जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की हैं वो सिर्फ आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक बार देख लेनी है, बट अगर ये शॉर्ट में आएगा तो आपने सिर्फ ये 3 नाम लिखने हैं, डायामीटर, बाइसेक्शन विड्थ एंड कोस्ट। उसके बाद टेबल की फॉर्म में बताई गई हैं इनके मैट्रिसेस वगैरह, इनके परफॉर्मेंस वगैरह बताई गई है, और टेबल जो है वो सेम एज इट इज़ ही आपने प्रिपेयर करनी है कि स्टार की डायमीटर कितनी है, बाइसेक्शन विड्थ कितनी है, कनेक्टिविटी कितनी है, कोस्ट कितनी है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि सेम एज इट इज़ ही पेपर में पूछी जाती हैं। एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ये सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप 1-2 बार इस टेबल को अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपके एमसीक्यूज़ जो है वो कवर हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमारे पास वीक नंबर 7 कंप्लीट होता है। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।